नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस के आज के एडिशन में हम आने वाले बजट से माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की किस प्रकार की उम्मीदें हैं इसका जायजा लेंगे। वहीं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण किस तरह से स्मॉल बिजनेसेस के सेंटिमेंट्स को बूस्ट कर सकती हैं, इसके तमाम पहलुओं पर हम मंथन करेंगे। हमें आज के स्पेशल एडिशन में ज्वाइन कर रहे हैं चंद्रकांत सलुंके, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट एसएमई चेंबर ऑफ इंडिया। आपका शुक्रिया। साथ ही मौजूद है नीलेश गुले, को फाउंडर एंड सीईओ लोड नाउ। आपका भी धन्यवाद। और पुणे से हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रशांत गिरबानी, डायरेक्टर जनरल मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, एमसीसीआई। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आइए बातचीत के सिलसिले को अब हम शुरू करते हैं। चंद्रकांत साहब, पहले हम आपके पास आना चाहेंगे। सर, जिस तरह से जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, एमएसएमईज, वो इकोनॉमी की बैकबोन है और कई मोर्चों पर बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन ये दौर व्यू का वर्ल्ड है, बहुत वॉलेटाइल है, अनसर्टन है, कॉम्प्लेक्स भी और एम्बिगुअस भी है। ऐसे में ये जो बजट आ रहा है, ये किस तरह से इस क्षेत्र को एक नया बल दे सकता है, आगे की दिशा दिखा सकता है? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि हमें हमारे विचार रखने के लिए आपने इनवाइट किया। देखिए, ये आने वाला बजट बहुत चैलेंजिंग बजट होगा। एक तो पहली बात है कि वर्ल्ड में रिसेशन शुरू हुआ है। ग्लोबल रिसेशन की वजह से बहुत सारे इम्पैक्ट हो गए। हमने दिसंबर महीने में जो एक्सपोर्ट पर जो हमारा इम्पैक्ट आ गया, जो डिक्लाइन हुआ है, वो एक बहुत बड़ा सोचना और एक डरावना क्या कहते हैं, एक विवंचना पे हम आ चुके हैं। बट इसमें हम एक एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर ये बजट आता है तो बजट किस प्रकार का, या तो 2024 के इलेक्शन को देखकर बजट दिया जा रहा है या इंडस्ट्री और एसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बजट दिया जाएगा। हम चाहते हैं कि एसएमई सेक्टर को अगर इन्होंने ध्यान से नहीं दिया गया, सही मायने में देखा जाए तो जो मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंट है, एम्पावरमेंट के रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होनी चाहिए गवर्नमेंट से लास्ट एक साल में मुझे दिखाई नहीं दे रही है। एसएमई सेक्टर अगर लार्ज एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूट करती है, इकोनॉमी के लिए करती है, तो इन्होंने लार्ज अमाउंट को कंट्रीब्यूट करना चाहिए जहाँ पर मार्केट डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जब आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो एसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरह से बजट लाना चाहिए। जैसे बैंकिंग और फाइनेंस में हमें अपेक्षा है कि अच्छा कोई प्रपोजल आए, अच्छा कोई बजट आए। और टैक्सेस में जैसे जीएसटी के जो पहलू है, देख रहे हैं आप, जीएसटी जैसे बढ़ते जा रहा है। जीएसटी में थोड़ा हम कम कटौती मांग रहे हैं, कुछ पैमाने पे प्रोडक्ट के ऊपर कम मांग रहे हैं। हमने डिमांड किया, मैं अगले इसमें बताऊंगा आपको, बट आई एम एक्सपेक्टिंग गुड बजट फ्रॉम द गवर्नमेंट। ओके, तो प्रशांत साहब, आप बता सकें, चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन इस बदलते दौर में, इस चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में कई नई संभावनाएं, कई अपॉर्चुनिटीज भी स्मॉल बिजनेसेस के सामने आ रही हैं। उन्हें टैप करने के लिए आखिर किस तरह से बजट से एक बूस्टर डोज मिल सकती है? आपने सही फरमाया है कि चैलेंजेस तो काफी है, बट अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा है। वो इसलिए कि पिछले 2 साल में और इस साल भी लगातार 3 साल के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ बाकी देशों की तुलना में सबसे अच्छी रहेगी। सो इंडिया इज स्टिल ट्रीटेड एज अ ब्राइट स्पॉट इन द ग्लोबल इकोनॉमी, इसलिए अपॉर्चुनिटीज काफी है। मेरे ख्याल से 3 या 4 अलग अलग चीजों पर फोकस करना जरूरी है इस बजट में एमएसएमईज के लिए। पहला, क्रेडिट फैसिलिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मल क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ईसीएलजीएस एक बहुत अच्छी स्कीम थी अंडर आत्मनिर्भर भारत, उसे किसी ना किसी तरह कंटिन्यू करना चाहिए सो दैट फॉर्मल क्रेडिट आसानी से मिले। क्रेडिट में और एक छोटी बात है, इस फॉर्मल क्रेडिट को आप अगर जीएसटी को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म से लिंक करें तो और फॉर्मल क्रेडिट बढ़ेगा। दूसरी बात, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर आप ध्यान दे दें ताकि लघु मध्यम उद्यमी और भी ज्यादा परफॉर्मेंस दिखा पाएं और भी ज्यादा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाएं। तीसरा, टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है अभी ग्रोथ के लिए, इसलिए सरकार ऐसे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करे जो कि एमएसएमईज को पे एज यू गो बेसिस पर अपनी टेक्नोलॉजीज मुहैया करा सके। इन 3 चीजों पे अगर बहुत ज्यादा फोकस दिया जाए तो एक अच्छा बजट में मान लूंगा एमएसएमई की तरफ से। ओके, चंद्रकांत साहब, ये जो दौर है, ये इंडस्ट्री 4.0 का है, 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। ये स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की तरफ एमएसएमईज भी आगे बढ़ें और कहीं वो पीछे ना रह जाएं, तो इसमें किस तरह के रोड मैप की आप उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, एसएमई चैम्बर ऑफ इंडिया के माध्यम से लगे 5 साल से हम लोग जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एसएमईज है उनको एडवांस टेक्नोलॉजी, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी एंड अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी एक्वायर करने के लिए बहुत हेल्प कर रहे हैं।
दूसरा ये है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस बहुत ज़रूरी है। हम अगर हमारा प्रोडक्ट हम इंटरनेशनल मार्केट में ले जाते हैं तो उसकी क्वालिटी इंटरनेशनल लेवल की होनी चाहिए। सो क्वालिटी इंप्रूवमेंट इज़ मोर फोकस ऑन दैट। थर्ड इज पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जो बैंक कभी हमको लोन देती है कोई भी एसएमई को, तो मैं हर बैंक के एमडी से रूबरू करके उनसे ऐसा कहा है, और अदर इट इज़ इम्प्लीमेंटेड, कि कोई भी अगर कंपनी 1 करोड़ का लोन लेती है तो उसको 25% तक का स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होना चाहिए बैंक, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी, कैपिटल गुड्स या कोई भी इक्विपमेंट्स होना है, मशीन लेना हो, तो उसको इजीली मिल सकते हैं। तो दोबारा उसके लिए एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं, दोबारा उसको पोल एंड पोस्ट जाने की ज़रूरत नहीं, वो इंस्टेंटली उसको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन में लाया जाए। जी। और सबसे महत्वपूर्ण है कि आज अगर हम लोग टेक्नोलॉजी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रांड इंडिया का प्रोडक्ट हम इंटरनेशनल मार्केट में ले जा रहे हैं, तो ये इंडस्ट्री 4.0 के माध्यम से हमें बहुत ध्यान से एसएमई सेक्टर को बढ़ावा देना जरूरी पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस बढ़ाने की ज़रूरत है, और इसलिए मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड बहुत सारे एक्टिविटीज़ करके हम अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, नए नए टेक्नोक्रेट्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, इंजीनियर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, और इसके साथ में इनोवेशन इन इन्वेंशन, इस पर ज़्यादा फोकस है, और उसका कमर्शलाइजेशन भी करनी जरूरी है। तो यानी जो देश भर में जो ट्रेडिशनल माइक्रो यूनिट्स जो हैं, माइक्रो उद्यमी, उनको भी टेक्नोलॉजी की राह पर वो भी कदम आगे बढ़ा सकें। अगर उनकी हैंड होल्डिंग हो तो वो और बेहतर होगा, और बजट में अगर कुछ उस फ्रंट पर भी हो तो वो आपको लगता है इंडस्ट्री के लिए सपोर्टिव रहेगा? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माइक्रो इंडस्ट्रीज़ को ये जो पैंडमिक में जो इम्पैक्ट हुआ है, जिनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, कम्युनिकेशन बिल्डिंग के लिए उनका जो प्लेटफॉर्म होना चाहिए था वो नहीं तैयार था। बट अभी एसएमईज, जो भी एंटरप्रेन्योर है, जो भी वर्कफोर्स है, बहुत सियाने हो गए, दे सीख गए, और दे लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस पैंडमिक, एंड दे हैव अडॉप्टेड दिस, एंड आई एम श्योर दैट आने वाले अगले 3 साल में इंडिया के एसएमई सेक्टर की क्वालिटी, क्वांटिटी और प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी बढ़ेगी। जी, और हम वैसे भी देख रहे हैं क्लाउड ने बहुत एक लेवल प्लेइंग फील्ड भी क्रिएट किया था। नीलेश, आप बता सकें, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के अनाउंसमेंट के बाद ये पहला बजट है, और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में वैसे ही बदलाव की हवाएं चल रही हैं, किस प्रकार की उम्मीदें हैं? सौरभ जी, आप देखेंगे पिछले 2-3 साल से सारी दुनिया ही पैंडेमिक की वजह से सफ़र कर रही थी। तो उस टाइम लॉजिस्टिक्स एक ऐसा सेक्टर था जिसने पूरी इकोनॉमी को अपनी राह पे आगे अग्रसर रखा। अभी जो बजट आने वाला है, ये नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन को बढ़ावा देने वाला बजट हो, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। बिकॉज गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसी के साथ वी फील कि हमको इस सेक्टर में अगर हमको कॉस्ट को रिड्यूस करना है, और जैसे चंद्रकांत सर ने बोला कि अगर हमारा एक्सपोर्ट कम हो रहा है तो एक्सपोर्ट का बढ़ावा देने के लिए हमको कॉस्ट कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा। अगर कॉस्ट कॉम्पिटिटिव होना है तो हमारी लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट को हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। जिस तरह से अभी जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो 13-14% के आसपास है, उसका एम है सिंगल डिजिट में लाने का। यानी अगर हम उस तरफ बढ़ते हैं तो हमारे गुड्स भी और कॉम्पिटिटिव होंगे। राइट। मतलब आप देख रहे हैं उसी तरह की डायरेक्शन कुछ और सिग्नल्स मिलेंगे बजट से। राइट। सो बजट से जो नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का जो गठन किया गया है, या गतिशक्ति प्लान जो पीएम मोदी जी ने जिसको इनॉग्रेट किया, इससे हम क्या लाना चाह रहे हैं? हम लॉजिस्टिक्स सेक्टर में एफिशिएंसी लाना चाह रहे हैं, जो कि सबसे पहले मिसिंग था। उसकी वजह से हमारी कॉस्ट बढ़ गई है। तो जो यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस, जो अभी लॉजिस्टिक्स का इंटरफेस बना है, जहाँ पे कि जो इनएफिशिएंसीज अपनी सिस्टम में बनी हुई थी वो रिमूव होंगी, उससे इवेंचुअली कॉस्ट रिड्यूस होगा। और जैसे एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपके प्रोडक्ट्स कॉम्पिटिटिव बनेंगे, और यू कुड बी इंडिया को हम चाइना को अल्टरनेट करके देख सकते हैं एक्सपोर्ट, प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के सेक्टर में। जी, आपके पास हम आते हैं। प्रशांत साहब, ये बता सकें, हमने ये देखा पैंडेमिक के दौरान जो सप्लाई चेन्स हैं उसमें मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। अब फिर से कई देशों में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, इसका सप्लाई चेन पर कैसा इम्पैक्ट देख रहे हैं, और इस बैकड्रॉप में किस तरह की आपकी उम्मीदें हैं बजट से? फिलहाल तो सप्लाई चेन अगर देखें हम, तो ग्लोबल वैल्यू चेन्स अभी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारी चीजें, अलग अलग पुर्जे जो हैं अलग अलग देशों से आते हैं और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है। चाइना में अभी फिर से एक बार कोविड के काफी सारे इंक्रीज नंबर ऑफ केसेस हैं जी, और फॉर्चुनेटली बहुत सारे और देशों में नहीं है, इसलिए इसका इम्पैक्ट अभी भी म्यूटेड है, अभी भी बहुत ज्यादा नहीं है जी। अगर हमें अपना हिस्सा ग्लोबल वैल्यू चेन में बढ़ाना है तो उसके लिए एक जरूरी बात है कि हमारे ज्यादा एफटीएस, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स साइन हो जाएं। अभी हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ, यूएई के साथ साइन हुआ है। ऐसे ही एग्रीमेंट जब ईयू,
यूके और उसके बाद यूएसए, ये तीनों साइन हो जाएंगे, तब हमारा ग्लोबल वैल्यू चेन में का हिस्सा और भी ज्यादा बढ़ेगा। जी, चंद्रकांत साहब ये बता सकें, ये जब हम देख रहे हैं बदलता दौर है, इसमें सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग की भी बात हो रही है। जो उद्यमी इस तरफ कदम बढ़ाते हैं, क्या उनको इंसेंटिवाइज करना चाहिए? ऑफ कोर्स देखिए, गवर्नमेंट का एक पॉलिसी है, स्कीम भी है, इंसेंटिव्स भी है, जिस माध्यम से आप अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हो और जिस माध्यम से आप इकोनॉमी को कंट्रीब्यूशन करते हो, तो मुझे लगता है गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरह से पॉलिसी लानी चाहिए। बजट रादर एक ऐसा जरिया है कि जिस माध्यम से आप उस सेक्टर को, उस इंडस्ट्री को एक बढ़ावा देने के हिसाब से, एक एम्पावर करने के हिसाब से, स्ट्रेंथनिंग करने के हिसाब से आप उनको एक अच्छी तरह से एक समझो कोई स्कीम लाते हैं, तो स्कीम के माध्यम से एक नई इंडस्ट्री बढ़ने के लिए, उस सेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण है कि एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए उस सेक्टर का बड़ा योगदान हो सकता है। अगर आपने कहा अभी एक लॉजिस्टिक पॉलिसी के बारे में आपने कहा, देखिए लॉजिस्टिक पॉलिसी मीन्स खाली ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, इसमें पैकेजिंग आ गया, इसमें वेयर हाउसिंग आ गया, इसमें पेरिशेबल आइटम्स को किस प्रकार से रखा जाए उसकी बात आ गई। सबसे महत्वपूर्ण है कि जो पैकेजिंग रिलेटेड हो या ट्रांसपोर्टेशन के टाइम जो वेस्टेज होता है, जो माल ख़राब हो जाता है, वो बचाने के हिसाब से बहुत बढ़िया काम है। और अगर आप देखोगे कि ट्रांसपोर्टेशन में हो, लॉजिस्टिक्स में हो या शिपिंग में हो, जो भी हम काम करते हैं उसमें किस प्रकार की कटौती होनी चाहिए, ये गवर्नमेंट का ध्यान है। और इसके लिए बहुत सारी बड़ी कंपनियां हैं जो लॉजिस्टिक्स में काम कर रही है। रादर हम भी बहुत अच्छी तरह वैल्यूएशन दे रहे हैं कि जहाँ पर पैकेजिंग समझो मटेरियल कोरोकेटेड बॉक्सेस होता है या वुडन बॉक्सेस, उसको फेंका नहीं जाए, उसका रीयूज़ किया जाए, तो उसका कॉस्ट कम हो जाएगा। ये मेरा ज़्यादा ध्यान है। आप अभी जैसे मेंशन कर रहे थे कि एक्सपोर्ट्स में डिप हुआ है। FY22 में हमने देखा था एक चुनौतीपूर्ण एनवायरनमेंट के बाद इंडियन एक्सपोर्ट्स ने अच्छा परफॉर्म किया। अभी जो हमारी की मार्केट्स हैं, एक तो हम देख रहे हैं वहाँ स्लो डाउन की बात है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं, यहाँ पर जो MSME जो स्पेस में उन पे इंटरेस्ट रेट्स के भी बर्डन है। ऐसे में जो एग्जिम स्पेस में हमारे एंटरप्रेन्योर्स ऑपरेट कर रहे हैं, बजट में उनको किस तरह से सपोर्ट किया जा सकता है? देखिए, ग्लोबल मार्केट ही और ग्लोबल सप्लाई चेन की बात किया जाए तो डिक्लाइन होते जा रहा है। बट समाउ जब चाइना लॉकडाउन में था, तो रादर उस वक्त गवर्नमेंट ने हमारे बहुत सारे इमर्जिंग मार्केट को टैप करने की कोशिश करनी चाहिए थी। अदर मैं कम से कम 206 कंट्रीज़ में वहाँ के इंडियन एम्बेसीज़ हो, वहाँ के लोकल चेंबर्स हो, उनके साथ में हम लगातार उनके रूबरू करते रहते हैं और लगातार हमारे डेलिब्रेशंस होते रहते हैं कि जहाँ पर कोई भी नया प्रोजेक्ट हो या कोई प्रोडक्ट को प्रमोशन करना हो, तो उसकी सुविधा लेने का हम कोशिश करते हैं। बट मुझे लगता है आने वाले 3 महीने में एक एक्सपोर्ट की जो हमारे डिक्लाइन है वो मुझे रिकवर हो जाएगी। तो नारायण राणे जो MSME के मिनिस्टर है, उन्होंने कहा था कि जो आने वाला रिसेशन है वो जून में हमें इम्पैक्ट होगा। तो वो भी डर एक पैदा हो गया कि जो MSME मिनिस्टर ने एक ऑलरेडी हमें अलर्ट दे दिया कि जून से रिसेशन शुरू होगा या इम्पैक्ट होगा। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट ने वो भी ध्यान में रखकर एक बजट में अच्छा एक बदलाव लाना चाहिए और नई एक नीति यूटिलाइज करके अच्छा बजट लाना चाहिए। जी, SME एक्सप्रेस में फिलहाल वक्त ब्रेक का है, हम जल्द ही हाजिर होंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं SME एक्सप्रेस। आज हम फोकस कर रहे हैं आने वाले बजट से MSMEs की उम्मीदों पर। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नीरज साहब, ई-कॉमर्स स्पेस में हमने देखा कि पिछले कुछ साल में काफ़ी हलचल रही है। इनफैक्ट इसने SMEs के लिए कई नई संभावनाएं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की हैं। लॉजिस्टिक स्पेस में आप लोग भी किस तरह से गेयर अप कर रहे हैं और बजट से किस तरह के पुश की उम्मीद कर रहे हैं? सौरभ जी, आप देखेंगे ई-कॉमर्स एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसने टेक्नोलॉजी को सबसे फास्ट अडॉप्ट किया और उसके वजह से 3 चीज़ों पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा। पहला, फास्टर, मतलब इतना फास्ट सर्विसेज हो गया कि नाउ हर एक चीज़ आपको आपके डोर स्टेप पे अवेलेबल है। सेकेंड, डीपर रीच, दैट मीन्स Tier 1, Tier 2, Tier 3 सिटीज़ भी आजकल ग्लोबलाइजेशन के तरफ जा रही है जस्ट बिकॉज कि आपका टेक्नोलॉजी बढ़ा है और ई-कॉमर्स इंडस्ट्री ने उसको बढ़ावा दिया है। और तीसरा हो गया है चीपर, मतलब इससे आपका जो सर्विसेज है वो थोड़ा सस्ती भी हो गई है और सारे लोगों को एक्सेसिबल हो गया। तो ई-कॉमर्स में बेसिकली अगर हमको और इसको बढ़ावा देना है तो हमें कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा, जो कि आज थोड़ा लास्ट माइल का जो हमारा कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली अक्रॉस द ग्लोब ज़्यादा है। उस कॉस्ट को अगर कंट्रोल करना होगा तो बजट में मुझे लगता है कि लास्ट माइल के सोल्यूशन जैसे कि अल्टरनेटिव फ्यूल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसके अराउंड कुछ पॉलिसी अगर बनती है
तो वो ई कॉमर्स इंडस्ट्री एज वेल एज कंज्यूमर की ग्रोथ दोनों चीज़ों को सपोर्ट करेगी। प्रशांत साहब, ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है, इसमें स्मॉल बिजनेसेस कदम आगे बढ़ा रहे हैं, पर हम ये भी देख रहे हैं कि साइबर थ्रेट्स भी बढ़ रही हैं, और जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये थ्रेट्स और बढ़ेंगी। लेकिन एसएमईज शायद जितना इसको उनको सीरियसली लेना चाहिए वो नहीं लेते हैं। इसमें एक पहलू अवेयरनेस, दूसरा उन लोगों की हैंड होल्डिंग। इसको आप कैसे देखते हैं इस एनवायरनमेंट में? तो देखिएगा, ये आपने बहुत सही फरमाया कि जैसे डिजिटल का यूज बढ़ते जा रहा है वो अच्छी बात है, बट उसके साथ उसकी रिस्क भी एसोसिएटेड है। साइबर सिक्योरिटी एक रियल रिस्क है उसकी। तो उसके लिए अगर ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशंस क्लाउड बेस्ड अगर यूज करने लगे एमएसएमई, जो कि उन्होंने क्लाउड बेस्ड ही यूज करना चाहिए, तब उस साइबर सिक्योरिटी की रिस्क कम हो जाती है, बिकॉज द सॉल्यूशन इज ऑन द सर्वर साइड, जहां पर की बड़ी कंपनियां उसे ठीक से मैनेज कर पाएगी और साइबर सिक्योरिटी का भी ध्यान रख पाएगी। इन्हें अवेयरनेस होना जरूरी है, और हम जैसे जो इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, हम कई सारे प्रोग्राम करते रहते हैं ताकि एमएसएमईज इन चीजों से अवेयर रहें, वो एक दूसरे के एक्सपीरियंस शेयर कर पाए और ये रिस्क को मिटिगेट कर पाए। तो ये तो हम करते रहेंगे। सरकार से यही उम्मीद रहेगी कि जो भी क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म को प्रमोट करें तो वो अफोर्डेबल भी रहेंगे और सेफर भी रहेंगे। जी बिल्कुल। चंद्रकांत साहब, हम अलग अलग पहलू छू रहे हैं। तो एक सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड पीछे जिस तरह से आया, और उसका जो पर्पस है वो इक्विटी को लेकर कल्चर को प्रमोट करने पर है। मदर फंड, डॉटर फंड स्ट्रक्चर से ये पूरा ऑपरेट करता है। आपको किस तरह से ग्राउंड पर एसएमई से फीडबैक मिल रहा है, इसको और कैसे एक्सेलरेट कर सकते हैं? क्योंकि अभी भी प्रमोटर्स के मन में हिचकिचाहट रहती है, हेजिटेशन रहती है इक्विटीज़ की तरफ। देखिए, ये बहुत सही और बहुत यूज़फुल इंफॉर्मेशन एसएमई सेक्टर के लिए है। एक चैलेंज इसमें है एमएसएमई सेक्टर के लिए, क्योंकि दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस फंड। आज अगर ये फंड देने वाले जो कंपनीज है, ये अगर बड़े बड़े पैरामीटर्स यूज़ करेंगे और उसमें अगर 40% का ग्रोथ दिखेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लिमिटेड केसेस उनको मिलेंगे। इसमें अगर कोई टेक्नोलॉजिकल बेस या ग्रोथ ओरिएंटेड बेस अगर कुछ कंपनियां हैं जिनको सही मायने में ग्लोबल मार्केट में जाने के लिए फ़ायदा हो सकता है, तो ये फंड बहुत ज़रूरी है कि इसको कंसिडर करना चाहिए। और एमएसएमई सेक्टर में पहली बात है कि अभी हमने शुरुआत किया है कि प्रिपेयरिंग एसएमईज फॉर वेंचर कैपिटल, प्रिपेयरिंग एसएमईज फॉर प्राइवेट इक्विटी, प्रिपेयरिंग एसएमईज फॉर ग्लोबल कोलैबोरेशंस। सो ये इस मायने में अभी मेरा एक अच्छा पहलू बना है कि हम लोग इसी जितने फंड्स हैं, इन फंड के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, और हम उनको रिकमेंड कर रहे हैं कि जो कैपेबल है, कैपेबिलिटीज़ जिनकी एमएसएमई सेक्टर की, एसएमई सेक्टर की है, जो इस फंड को लेके उसको अच्छी तरह यूटिलाइज करके बढ़ सकता है। और मेरी वापस फाइनेंस मिनिस्टर की भी गुजारिश रहेगी कि एटलीस्ट 15,000 करोड़ और इसमें ऐड किया जाए, कि जिस माध्यम से आज 6.5 करोड़ एमएसएमईज इंडिया में, उसमें से 1 लाख करोड़, 1 लाख अगर एमएसएमईज अगर अच्छे पायदान पे जो काम करने वाले अगर देखा जाए, अगर 1 लाख एमएसएमईज को इसका फ़ायदा होता है, तो मुझे लगता है आने वाले 2 साल या 3 साल में कम से कम 5 करोड़ से 10 करोड़ तक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं। जी, जिस तरह से प्रशांत साहब, ये जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है और एमएसएमईज की भूमिका की जो बात है, इसमें हम बात करते हैं क्रूशल वर्कफोर्स की, टीम्स की। आखिर उनको इस नए दौर के हिसाब से रेडी भी करना है, उनके स्किल्स को अपग्रेड करना है, रीस्किलिंग है, अपस्किलिंग है। किस तरह से उस पहलू पर, जो कि बहुत क्रूशल है, जोर देना चाहिए? इसमें इंडस्ट्री हो, अकेडमी हो, कैसे सब मिलकर बढ़ सकते हैं, और बजट से क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्किलिंग फ्रंट पर? Sure, I think 2 पॉइंट्स है। सबसे पहले तो आपने जैसे कहा कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। एक्चुअली इसी साल हम $3.5 ट्रिलियन होंगे, और अगले 7 साल में यानी 2030 तक हम $7 ट्रिलियन इकोनॉमी होंगे। सो इट्स इवन बेटर देन 5 ट्रिलियन इन द नेक्स्ट 7 इयर्स। आपका सवाल जो है कि स्किल डेवलपमेंट, ऑफ कोर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि unless you have better skills, we would not have productivity, we would not have quality, we would not have better export. तो उसके लिए ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है। इसका कोई आसान सा ऐसा सॉल्यूशन नहीं है। बस एमएसएमईज ये जान ले, पहचान ले कि ज्यादातर ज्यादा उन्होंने इसके ऊपर फोकस देना है। हमारे जैसे जो एसोसिएशंस है, जैसे एमसीसीआई है, अदर एसोसिएशंस भी हैं, हम काफी सारे प्रोग्राम्स कंडक्ट करते रहते हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए, तो उसका हिस्सा बने। एमएसडीई जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनके भी कई सारे प्रोग्राम्स हैं, उन्हें प्रोएक्टिवली उसका हिस्सा बने जी। और इन प्रोग्राम के अलावा ये जान ले कि देयर इज ओनली सो मच ऑफ कंट्रीब्यूशन दैट कैन कम फ्रॉम आउटसाइड। बाकी तो एमएसएमईज को खुद को ही संभालना है, इसलिए खुद ये रियलाइज कर लें कि
skill development is very important for productivity development or profit development. राइट सर, फाइनल कमेंट्स हम यहाँ से लेंगे। आपसे हम पहले लेना चाहेंगे स्किलिंग पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू और किस तरह की आप आगे की दिशा उम्मीद कर रहे हैं मिलनी चाहिए। देखिए, भारत देश में बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल जोन्स है, उस इंडस्ट्रियल जोन में स्किलिंग के लिए जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, ये जो प्रोडक्शन होना चाहिए स्किल मैन पावर का, वो नहीं हो रहा है मैपिंग के आधार पर। और दूसरा पहलू अगर देखा जाए तो एमएसएमई सेक्टर ये अनस्किल को स्किल करते हैं और स्किल्ड होने के बाद 3-4 महीने के बाद वो बड़े कंपनी में भाग जाते हैं। ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह हमारे एसएमई सेक्टर काम कर रही है। बट गवर्नमेंट ने एक इसमें अच्छा कोई एक पेंशन पॉलिसी लानी चाहिए या कोई ऐसा एक स्कीम लानी चाहिए कि जिस माध्यम से हम अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रिटेन करने के हिसाब से उनको अगर हमें कुछ ऐसा फ़ायदा मिलना चाहिए, तो वो भी मेरा एक सुझाव फाइनेंस मिनिस्टर को मैंने भेजा हुआ है। लेट्स सी व्हाट इज देयर नाउ स्टैंड ऑन दिस बजट। ओके, तो नीलेश साहब चलते हुए हम आपसे जानना चाहेंगे, आपके क्षेत्र में हमने जब स्किलिंग की बात की तो आपके यहाँ तो जो ड्राइवर्स हैं उनकी काफ़ी शॉर्टेज है, तो आखिर इंडस्ट्री की जो हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं उसमें तो एक बड़ा चैलेंज रहने वाला है। सौरभ जी, जैसे सेव लाइफ फाउंडेशन के सर्वे के हिसाब से ऑलमोस्ट 83 to 84% ड्राइवर्स, एग्जिस्टिंग ड्राइवर्स ने बोला कि उनको हमारी फैमिली में से किसी को भी इस इंडस्ट्री में नहीं आना है। तो ये प्रॉब्लम एक्चुअली बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके लिए मुझे लगता है कि 3 क्रूशल चीज़ों पे काम करना चाहिए। पहला, कॉम्पनसेशन, कि इन लोगों की सैलरीज़ को डिफाइन करना चाहिए, बिकॉज ये बहुत अनऑर्गेनाइज्ड स्पेस है, यहाँ पे कोई स्टेडी इनकम नहीं है, इसके वजह से लोग आना नहीं चाहते। सेकेंड है रीस्किलिंग, क्योंकि जिस तरह से हम स्किल्स की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जैसे गतिशक्ति विश्वविद्यालय शुरू किया, नेशनल स्किल फॉर लॉजिस्टिक्स चालू किया, इनके माध्यम से ये सब ट्रेनिंग शुरू है। बट हमको रीस्किलिंग भी कराना पड़ेगा और इसी तरह से हमको अपस्किलिंग भी करना पड़ेगा, सो दैट एक रेडी मैन पावर रेडी हो। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है रिस्पेक्ट। इस इंडस्ट्री में, लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली ड्राइवर्स के प्रति एज अ इकोसिस्टम हमको रिस्पेक्ट के तरह काम करना पड़ेगा, तभी जाके जो नया जनरेशन है वो इस सेक्टर को एक वर्चू की तरह देखेगा और वो इस सेक्टर में आने की कोशिश करेंगे। एमएसएमईज़ की आने वाले बजट से उम्मीदों पर इस खास पेशकश में इतना ही। चंद्रकांत सोलंकी साहब, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। नरेश जी, आपका भी शुक्रिया। प्रशांत गिरबाने साहब, थैंक यू। तो अभी के लिए इतना ही, अगले एडिशन में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। फिलहाल नमस्कार, गुड बाय।